तो मेरे बच्चों स्वागत है आप सबका आज के लेक्चर नंबर 23 में। आज का लेक्चर नंबर 23 जो है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं आज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा डीप में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसके दौरान उसके बाद हम थोड़े अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स एक या दो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको चाहिए कि अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करके दूं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। हम पूरा अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स का एक पूरा लेक्चर या दो लेक्चर हम उस पर रख सकते हैं, जिसमें कि अनसॉल्व न्यूमेरिकल की पूरी सीरीज ली जाएगी। ठीक है, तो मेरे शेरों तैयार हो जाओ आज के लास्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, देखो सॉल्यूशन जो है, सॉलिड स्टेट हमने देखा, ये दोनों चैप्टर मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में इजी चैप्टर्स थे, बहुत आसान थे समझने के लिए। थ्योरेटिकल बेसिस पे ले लो या न्यूमेरिकल बेसिस पे ले लो। ठीक है, आगे जो हम चैप्टर देखने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो मेरे पप्पीतो वहां पे जो है आपको बेसिक्स कुछ भी मालूम नहीं होंगे, जो 11th में कुछ बेसिक नहीं है। इसका सब हमें नया देखने को मिलने वाला है। सब कुछ जो है हमको यहां पे सीखने को मिलेगा नया नया। नया है वह क्या है? नया है। तो ठीक है, पहले पुरानी चीजों को खत्म कर लेते हैं। तो आज का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बोलेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के पहले थोड़ा विजन जो हमने किया था पिछले लेक्चर में, उसका रिवीजन हो जाए, है ना, उसका रिवीजन हो जाए। तो मेरे शेरों, हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स का मेन मुद्दा था पिछले लेक्चर का, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखा था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि मैंने उसका मतलब समझाया था। अगर कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने अपने आयंस में डिफ्यूज हो जाता है, अपने अपने आयंस में डिफ्यूज या डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कटायंस और अनायन का फॉर्मेशन होता है। कटायन एनायन यानी कि क्या? चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से वो सॉल्यूशन बन जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मोहताज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी उसमें आ जाती है बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमने देखे कि HCl और NaCl, NaOH, ये सारे जो है KOH, ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर मैं बोलूं आपको कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर मैं 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट 50 ग्राम पानी में डालता हूं, ठीक है, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट 50 ग्राम पानी में डालता हूं, तो पूरा 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी एटम्स है, समझ रहे हो, जितने भी एटम्स है, वो पानी में जाने के बाद सारे के सारे 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। समझ लो बात को बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रोलाइट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोलाइट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर मैंने 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट 50 ग्राम पानी में मैं डाल रहा हूं, समझ लो 50 ग्राम पानी में मैं 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी एटम्स हैं, वो पानी में जाने के बाद अपने अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। यानी कि पूरा 1 ग्राम अलग अलग टुकड़ों में जितने एटम्स होंगे उसमें, ठीक है, समझ लो अगर मैं लेता हूं उसमें 1 लाख एटम्स है, 1 लाख एटम्स है, तो सारे के सारे एटम जो है, सारे के सारे एटम अपने अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रह गया, या अगर मैं बोलूं 1 ग्राम NaCl में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि 1 ग्राम में से वहां पे कुछ एटम्स NaCl के डिफ्यूज होना बाकी रह गए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100% डिसोसिएशन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी एफिशिएंसी होगी 100%। जितना डाल रहा हूं उतने ही डिफ्यूजन, उतना ही डिसोसिएशन आयंस का पूरा हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 100% डिसोसिएट होगा क्या? पूछने वाली बात है, पूछने वाली बात कतई नहीं है, क्योंकि यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो 100% इसका डिसोसिएशन होगा क्या सॉल्वेंट में? 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। इसीलिए कंसेप्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना डिग्री मैं जितना डाल रहा हूं और कितना डिग्री उसमें से डिसोसिएट हो रहा है।
है ना, कितना डिग्री उसमें से डिसोसिएट हो रहा है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल है अल्फा। तो हम आज एक डिराइव करेंगे फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा करेंगे, एक रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे जो हमको मदद करेगा समझने में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कैसे वेरी करते हैं। समझ रहे हो, डेरिवेशन का जो एप्लीकेशन आप समझ रहे हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई मुद्दा ही नहीं ना भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो कतई जहर है। सॉल्वेंट जो है, सोल्यूट जो है उसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कतई तबाही है, क्योंकि पानी में डालो तो 100% डिसोसिएट हो रहा है, कोई रह रहा ही नहीं है। बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। और आपको पता है मैं अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता, अपने वीक स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हमको पकड़ के रखना है, ये भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही है ना, चाहे जितना कर लो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है यहां पे, और बात हो रही है कि डिसोसिएट 100% नहीं होते, तो कुछ डिग्री डिसोसिएट होंगे, तो उस डिग्री की बातें यहां पे चल रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप बोलोगे क्या सर बार बार इतना आप लोड दे रहे हो उसी टॉपिक को? बेटा लोड इसलिए दे रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे शेरों, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रिया जो तीसरा चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, उसमें पहला टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बहुत डीप में, कतई डीप में है। तो ये डीप बातें अगर समझनी है थर्ड चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर में बेसिक्स क्लियर कर लो, यानी कि मुझे थर्ड चैप्टर में मेहनत नहीं ना करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आज मेहनत ले रहा हूं, तो समझ लो, नोट डाउन ज्यादा से ज्यादा कर लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैं डेरिवेशन बताता हूं, आप मेरे होशियार बच्चे हो, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुरू करते हैं। मैं 2 मिनट देख लेता हूं, टेक्स्ट बुक में इन्होंने शुरू किया है एक एग्जाम्पल से, बढ़िया वाले एग्जाम्पल से, कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पकड़ लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, जैसे Na2CO3 एक सोडियम कार्बोनेट समझो, ऐसा कोई कंपाउंड है, इसके जैसा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। अब देखो इसके जैसा ही कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। क्या है? AXBY। ऐसा कोई तबाही वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। अब इसमें मैं देखूंगा, अगर मैं 1 मोल डिसोसिएट कर रहा हूं किसी सॉल्वेंट में, 1 मोल में डिसोसिएट कर रहा हूं, है ना, तो अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके जैसा कोई ले लूं AX और AXBY, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं, यानी कि इसको डालूं मैं किसी सॉल्वेंट में, तो क्या होगा बच्चों? X इंटू A प्लस Y इंटू B आ जाएगा, ठीक है। और A के ऊपर चार्ज जो है वो Y प्लस, B के ऊपर चार्ज जो है वो X माइनस, ऐसा कुछ आ जाएगा। है क्या ऐसा कुछ? हाँ है। देखो अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, Al2O3 को अगर मैं डिफ्यूज करता हूं, डिसोसिएट करता हूं, तो कैसा आता है? 2Al प्लस क्या आता है? हाफ 2Al प्लस 3/2 O2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। 2Al प्लस 3/2 O2। अब O2 जो है, O2 तो हमेशा O2 के फॉर्म में रहेगा, है ना, तो इसका जो कोएफिशिएंट है तो हमको 3/2 फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। अब जो है इसका चार्ज इस Al पे चला जाता है, यानी कि 3+, तो इसी तरह से ये Y है जिसने इसके मॉलिक्यूल्स है, उतना चार्ज A पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो चार्ज समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम उसको डीप में देखेंगे। बेस यहां पे ये है समझने वाली बात कि 1 मोल मैंने AXBY का डाला हुआ है, 1 मोल मैंने AXBY का डाला हुआ है, ठीक है। और इनिशियली X इंटू A के और Y इंटू B के 0 मोल्स है। 1 मोल मेरे पास AXBY का है, अभी मैंने डाला नहीं है, तो इनिशियली यानी कि शुरुआत में अगर मैं लिखूं, समझ रहे हैं ना मेरे शेरों, नोट डाउन कर लो, ठीक है। 1 मोल अगर मैं AXBY मेरे पास है ये कंपाउंड, और मैंने डाला नहीं है शुरुआत में ये तो प्रेजेंट ही नहीं, तो 0 तो अगर मैंने क्या किया, मैंने 1 मोल पानी के अंदर डाल दिया, तो समझो अल्फा डिसोसिएट हो गया, है ना, अल्फा डिसोसिएट हो गया, यानी कि क्या, कुछ अल्फा वाला पार्ट डिसोसिएट हो गया, यानी कि मैंने 1 मोल डाला, उसमें से समझो 0.8 मोल्स डिसोसिएट हो गए, 0.8 मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो वही मेरा अल्फा है, कि इतने वाले जो है ये पार्ट 0.8 पार्ट, यानी कि 80% मेरा डिसोसिएट हो रहा है। 80% अगर मैं एग्जांपल लूं, 80% मेरा डिसोसिएट हो रहा है, तो बचेगा कितना यहाँ पे? 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2, इतना बचेगा। तो एग्जांपल समझ गए? तो समझो अल्फा मेरा डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या? इनिशियली यहाँ पे एंड में बचेगा क्या? 1 माइनस अल्फा बचेगा, क्योंकि अल्फा तो डिसोसिएट होगा, तो बचेगा क्या? 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे
x इंटू अल्फा, यानी कि इसका इंटू अल्फा पार्ट, इसका 80% पार्ट और इसका भी 80% पार्ट। अगर मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे लूं तो इसका अल्फा वाला पार्ट और इसका अल्फा वाला पार्ट इतना, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, दोनों का परसेंट इतना इतना डिसोसिएट हो गया और बचा कितना 1 माइनस अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये फ्रैक्शन है बेसिकली, समझ लो ये फ्रैक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा, यहां पे x इंटू अल्फा, y इंटू अल्फा। तो अगर अब हम देखें सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन यानी कि टोटल मोल्स अगर मैं कैलकुलेट करूं आफ्टर डिसोल्यूशन, यानी कि डिसॉल्व होने के बाद में अगर टोटल मोल्स की बात करूं, ठीक है, अब मेरे कटायंस फॉर्म हो रहे हैं अल्फा इंटू एक्स पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए अल्फा इंटू वाई। ठीक है ना? तो ये है पहले कंपाउंड के जो दो टुकड़े हुए आयंस के, ये पहला है, ये दूसरा है एक्स और वाई, है ना? तो यानी कि ये है स्टाइशोमेट्रिक नंबर्स, अगर मैं इसको टेक्निकल भाषा में इसकी बात करूं तो और जो बचे थे मॉलिक्यूल्स वो है 1 इंटू अल्फा, यानी कि 1 मोल मैंने डाला और अल्फा डिग्री डिसोसिएट हो गया तो 1 माइनस अल्फा बचा है। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोल्यूशन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा मेरे शेरों? बोलो, मैं सबको प्लस कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, सबको प्लस कर लूंगा, यानी कि ये जो बचे वाले हैं, ये जो बचे हुए इनको मैं प्लस कर लूंगा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई, इसको मैंने प्लस कर लिया, है ना? फटाफट से बोलो अब क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई, इस यहां से मैंने अल्फा निकाल लिया कॉमन, ठीक है ना? यहां से अल्फा निकाल लिया कॉमन और ऐसा कुछ आएगा तो कि 1 माइनस अल्फा ये है टोटल मोल्स रिमेनिंग आफ्टर डिसोल्यूशन, अल्फा इंटू एक्स दिस इज द आफ्टर डिसोल्यूशन एंड अल्फा इंटू वाई दिस आर द नंबर ऑफ अगेन फॉर द सेकंड कंपाउंड आफ्टर डिसोल्यूशन। तो 1 माइनस अल्फा ये हो गया प्लस, अब x प्लस वाई मैंने इसमें से अल्फा कॉमन निकाल लिया, ठीक है? अब मैं x प्लस वाई को और 1 को थोड़ा करीब लिख देता हूं, यानी कि 1 प्लस x प्लस वाई इंटू अल्फा, ठीक है? और ये माइनस अल्फा है जो उस साइड लिख देता हूं मैं थोड़ा आपको आसानी के लिए। अब देखो मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, उसका थोड़ा समझो। 1 का जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो अल्फा को है, समझने की कोशिश करो मेरे शेरों कि अल्फा को जो है, अल्फा को नेगेटिव साइन है, 1 को पॉजिटिव साइन है, इसीलिए 1 जो है 1 को पॉजिटिव साइन है, इसलिए x प्लस वाई अगर मैं यहां पे ले रहा हूं तो x प्लस वाई ये पॉजिटिव आएगा पूरा। आप बोलोगे नेगेटिव साइन किसके साथ गया? नेगेटिव साइन इसी के साथ चला गया, अल्फा के साथ नेगेटिव साइन जुड़ा हुआ है। तो अल्फा में अगर उस साइड लिख रहा हूं तो यहां पे मैं माइनस अल्फा लिखूंगा, ठीक है? साइन के साथ, ये इसको समझो, ठीक है? तो मेन मुद्दा तो खत्म हो गया, यही थोड़ा कंफ्यूजन था। तो 1 प्लस, अब देखो x प्लस वाई, ठीक है? अब ये अल्फा है, अल्फा में यहां से भी कॉमन निकाल लूंगा, यानी कि यहां से भी बाहर, अंदर बचेगा -1। समझ रहे हो? ये है टोटल मोल्स ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोल्यूशन, तो ये आ गया हमारा ये वाला। समझ में आई बात? अब हम देखेंगे कि वैन टॉप फैक्टर के साथ ये जो हमारा आखिरी डिसोल्यूशन का जो हमारा डेरिवेशन है तो वो कैसे आता है वैन टॉप फैक्टर के साथ। अब वैन टॉप फैक्टर में अलग तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूं तो आपको समझ लेना चाहिए। देखो I इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, यहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना? इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है एफिशिएंसी 100%, 100%। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये तो कुछ डिसोसिएट ही नहीं होते भी होंगे तो 20% या 30% होते होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैरी करने के लिए काफी नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए इस कंपैरिजन में मैंने ये बताया था, है ना? अब मैं यहां पे देखो बता रहा हूं, I हम लिख सकते हैं कि एक्चुअल मोल्स जो डिसोसिएट होते हैं डिवाइडेड बाय जो मैंने फॉर्मूला यूनिट्स डाले हैं उसके अंदर, फॉर्मूला यूनिट्स जो मैंने डाले हैं, यानी कि फॉर्मूला यूनिट्स डाले हैं, यानी कि क्या, वो तो 1 है, मैंने 1 मोल डाला है और 1 मोल अगर मेरा डिसोसिएट हो गया तो ये तो 100% एफिशिएंसी हो गई ना भैया, ये तो इलेक्ट्रोलाइट की आ जाएगी। लेकिन यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक्चुअल मोल्स कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, मैंने डाले तो 1 है
मैंने डाले तो 1 है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, यानी कि एक्सपेक्टेड मैंने 1 डाले हैं तो 1 के 1 सारे मोल्स मेरे डिसोसिएट हो गए। लेकिन ये तो फॉर्मूला यूनिट्स है, फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मुलेशन के हिसाब से जो थ्योरेटिकल है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली जब मैं 1 मोल डाल रहा हूं तो 1 के 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है क्या? पूरा नहीं, वो डिसोसिएट हो रहा है इतना जो मैंने अभी डिराइव किया हमने थोड़ी देर पहले कि 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, दिस आर द टोटल मोल्स आफ्टर डिसोल्यूशन रिमेनिंग। और फॉर्मूला यूनिट्स मैंने कितने मोल्स डाले थे? 1 मोल, है ना। अब मैं x प्लस वाई तो इसको मैं लिख सकता हूं n, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू मैं n लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं 1 प्लस अल्फा x प्लस वाई n लिख दिया मैंने, n माइनस 1 अपॉन 1, ये आ गया i। अब i और अल्फा में हमने रिलेशन तो निकाल लिया, तो एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दो कि i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, i माइनस 1 इधर ले लो, माइनस हो जाएगा, और अल्फा एक जगह पे रख दो, n माइनस 1 अल्फा को मल्टीप्लाइड है तो पूरा जाके डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 n माइनस 1, समझ में आ रही बात? तो ये रिलेशन है वेंट ऑफ वेक्टर और अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में। समझ लो बात को, बेसिक बात है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि समझो मैंने 1 मोल डाल रहा हूं, मैं पूरा का पूरा उसमें डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो कितना डिग्री डिसोसिएट हो रहा है उसका काउंट देने में मदद करने वाला जो टर्म है वो टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका डेरिवेशन हमने अभी देखा। कोई दिक्कत नहीं है, वापस मैंने जो सॉल्व किया है आपने नोट डाउन किया होगा, तो टेक्स्ट बुक में से देख रहे होगे, वापस आप एक और दफा 2-3 दफा आप इसको सॉल्व कर लो, इसको डिराइव कर लो, तो आपको आसानी होगी समझने में। इसकी थोड़ी थ्योरी भी दी गई है टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली, आप उसको भी रीड कर सकते हो, है ना, या लेक्चर आप बैकवर्ड करके वापस देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे शेरों। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बात है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, कितनी समझ में आती है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, अगर मैं आपको लेक्चर वाइज बताऊं कि मैं लेक्चर तो दे रहा हूं 100% के हिसाब से, यानी कि जो मैं सब बता रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी समझने की कैपेसिटी के हिसाब से कुछ लोगों को 80% कंटेंट समझ में आएगा, कुछ को 60%, कुछ लोगों को 95%, कुछ होंगे डेटॉल टाइप वाले 99.99% वाले, उनको उतना समझ में आएगा। लेकिन तो ये है, ये मेरा क्या है, डिग्री ऑफ एक्सप्लेनिंग, डिग्री ऑफ योर कैपेसिटी। आई एम एक्सप्लेनिंग टू माई होल एक्सटेंट टू 100%, but degree of your brain capacity to understand, for some students it's 80%, for some it's 60, for some it's 95, 99. So similarly, I dissolve the solute 1 mole, I am sending the solute in 1 mole only, but the degree of dissociation, it depends upon the type of electrolyte, if it is weak or strong. If it is a weak electrolyte, the whole moles will not dissociate in the solution, and the degree of dissociation will be needed, that how much degree is still remaining to dissociate properly. This is the whole context if I explain in a single type of explanation or a single type of term, ठीक है। तो I hope इतनी इंग्लिश पेलने के बाद आपको चीजें तो समझ ही आ गई होंगी, है ना। तो ये मेरी कला प्रदर्शन हो गई आपके सामने, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह के तौर पे। तो अब हम देखेंगे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट लेसन का, हमारे लेसन के लास्ट में है, माफ कर दीजिए लेसन के लास्ट में है। तो गाइस देखो, लेसन के लास्ट में पेज नंबर पे चले जाओ बेटा, कहां पे, पेज नंबर पे चले जाओ 46 पे, वहां पे दिया गया है फिश, मछली। फिश जनरली नीड्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यूमेरिकल, अगर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहा है तो यहां पे ध्यान दे दीजिए फटाफट से। फिश को लगता है 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, कम से कम कॉन्सेंट्रेशन का, इतना कॉन्सेंट्रेशन का O2 पानी के अंदर, इतना फिश को चाहिए। समझ रहे हो भाइयों, चाहिए। और ऊपर से इन्होंने दिया है कि पार्शियल प्रेशर O2 का कितना होगा, पार्शियल प्रेशर O2 का कितना होगा अबाउट द सॉल्यूशन, अबाउट द वाटर, है ना, अबाउट द वाटर कितना होगा उसको, फिश को जिंदा रहने के लिए, अबाउट द वाटर कितना होगा पार्शियल प्रेशर O2 का फिश को जिंदा रहने के लिए। आगे गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस है कि सोल्यूबिलिटी दी गई है, सोल्यूबिलिटी O2 की दी गई है 2.2 इंटू 10⁻³ और इसके यूनिट्स है मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर इसके यूनिट्स है। और आगे इन्होंने मेंशन किया है कि
टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूबिलिटी और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर पे, है ना। तो ये सारे गिवन टर्म्स है, तो उन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर हमको निकालना है। सबसे पहली बात, पार्शियल प्रेशर और सोल्यूबिलिटी, प्रेशर और सोल्यूबिलिटी का रिलेशन एक ही आदमी हमको दे सकता है, वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी ने अकेले ने ये बताया है कि प्रेशर और सोल्यूबिलिटी का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। सो हमको पता है कि solubility is directly proportional to pressure, that is why when we equate them हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट KH आ जाएगा। तो हमारा पहला काम यहां से बनता है कि solubility हमको पता है 2.2 into 10⁻³ है ना, और इज इक्वल टू हमको हेनरीज कांस्टेंट नहीं पता, प्रेशर हमको दिया है इस ये यहां पे 1 एटमॉस्फेयर। अब मैं ये क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, अब देखो हेनरीज कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर कंस्ट्रेंट कोई भी ले लो ना, आप कोई भी ले लो, तो हेनरीज कांस्टेंट तो वही रहेगा। अब कोई भी लेने से अच्छा यहाँ पे इन्होंने गिवन दिया है प्रेशर कंस्ट्रेंट को 1 एटमॉस्फेयर, तो उसको ही ले लो, ठीक है। तो हेनरीज कांस्टेंट कितना आ जाएगा, आप 1 को वहां पे डिनोमिनेटर पे भेज दोगे, उतना ही आ जाएगा 2.2 into 10⁻³ बस थोड़ा सा यूनिट में चेंज आ जाएगा, मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर, है ना। डिवाइड बाय 1 कर दिया ना मेरे बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो एटमॉस्फेयर डिनोमिनेटर में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो यहां पे 2.2 10⁻³ मोल्स पर लीटर एटमॉस्फेयर, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब हमको फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर वापस। अब पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं पहले तो। अब पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे बच्चों, क्या होगा पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए, हमारे पास वापस रिलेशन है सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू द प्रेशर। अब प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, सोल्यूबिलिटी हमने तो निकाल लिया था, नहीं सोल्यूबिलिटी हमने तो निकाल नहीं लिया था, सोल्यूबिलिटी गिवन था, उसमें से हमने हेनरीज कांस्टेंट निकाला था उस कंस्ट्रेंट से, क्योंकि वो सोल्यूबिलिटी दिया था 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए सोल्यूबिलिटी दिया था, तो वो सोल्यूबिलिटी वापस यहाँ पे इस्तेमाल करके बेवकूफी नहीं करना है, ठीक है। जलते अग्नि पे हाथ रख के प्रतिज्ञा लो, जलते अग्नि पे हाथ रख के प्रतिज्ञा लो, टेम्परेचर प्रेशर जब भी गिवन होगा न्यूमेरिकल में, आप देखोगे उसको, आप देखना ही देखना है। अगर गलती से ऐसी सोल्यूबिलिटीज ले लोगे जो गिवन है या नहीं है, ठीक है ना, तो वैसी वाली गलतियां नहीं करना है बच्चों, है ना। सोल्यूबिलिटी और हमने हेनरीज कांस्टेंट निकाला है, वहां से हेनरीज कांस्टेंट आया हमारा 2.2 into 10⁻³ साथ में यूनिट्स भी लिख लो, मोल्स पर लीटर एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर हमको निकालना है और सोल्यूबिलिटी हमको पार्शियल प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन, अबाउट द वाटर कितना है फिश को जरूरी रहने के लिए, फिश नीड्स 3.8 मिलीग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। अब 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन सोल्यूबिलिटी जो है वो होती है मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में। तो मिलीग्राम को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये आपको पता होना चाहिए, मास अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स में मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स, अब मास कितना है 3.8 मिलीग्राम है, 3.8 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लो ग्राम में पहली बात तो इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा, है ना, इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। अब मोलर मास O2 का कितना है 32, अब O का 16 है, यहाँ पे O2 है, इसीलिए 32 आ जाएगा मेरे बच्चों। तो 32 आ गया नीचे, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3.8 और 32 को, कितना आएगा करीब करीब 0.0530 के करीब आ जाएगा, इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ये हमारी हो गई सोल्यूबिलिटी, ये हमारी होगी सोल्यूबिलिटी जो हमको नीडेड है। अब इस सोल्यूबिलिटी पे हमको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो, इस सोल्यूबिलिटी पे हमको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये सोल्यूबिलिटी मैं डाल दूंगा यहाँ पे 0.0503 इंटू 10⁻³, ठीक है ना। अब प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको भेज दो डिनोमिनेटर में, वहां पे 0.0503 इंटू 10⁻³। अब इसका जो है यूनिट है वही मोल्स पर लीटर, है ना, और नीचे हमारा आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर एटमॉस्फेयर। अब इसको डिवाइड कर दो, 10⁻³ कैंसल, और मोल्स पर लीटर कैंसल, एटमॉस्फेयर चले जाएगा ऊपर, तो हमारा प्रेशर आ जाएगा 0.054 के आसपास एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है, ये होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो नीडेड है
इस रिक्वायर्ड सोल्यूबिलिटी के ऊपर। समझ रहे हो बात को? देखो न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन उतना ही आसान भी है। सिंगल फॉर्मूला है, हमने एक इसी फॉर्मूले से पहले हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने सोल्यूबिलिटी भी हमने पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट कर लिया, ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी जब आपको मिल गई, ठीक है ना। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आगे। तो ये हो गया मेरा फिश वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके आगे का न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो वहां पे कुछ यूरिया का दिया गया है और वहां पे बोला गया है आपको वेपर प्रेशर निकालना है। तो वहां पे आप देख सकते हो जब वाटर अकेले का वेपर प्रेशर दिया गया है वो कुछ है 17 के करीब, और जब उसमें यूरिया डालेंगे तो वो उसका वेपर प्रेशर हमको सॉल्यूशन का निकालने को बोला है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो थ्योरी की मदद से कि वेपर प्रेशर यूरिया के डालने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग हमारा कंसेप्ट है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो सीधा सीधा डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2, इसको इस्तेमाल कर लो। x2 निकालोगे मोल फ्रैक्शन कैसे, 50 ग्राम वाटर दिया है और 2.8 ग्राम यूरिया दिया है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 2.8 ग्राम यूरिया अपॉन टोटल ग्राम इन द वाटर दैट इज 50 प्लस 2.8, या हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 52.8, ऐसे निकालोगे तुम लोग मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसके बाद P1 नॉट दिया है 17, यानी कि प्योर वाटर का 17 mm ऑफ Hg है ना, 17 mm ऑफ Hg है, और यहाँ पे डेल्टा P यानी कि P1 नॉट माइनस P1, तो P1 नॉट के भी जगह पे 17 ले लो, तो P1 इसको निकालना है हमको, उसको उधर ले लो, इसको इधर आने दो इंटू x2 करके, तो फटाफट से ये भी न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स अगर अनसॉल्व आप लेना चाहते हैं आप देखें अच्छे से पूरे आंसर न्यूमेरिकल्स, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही कंसेप्ट्स पे वेपर प्रेशर लोडिंग अगला न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट पे भी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट जो है वहां पे भी मेंशन किया गया है। तो मेरे शेयरों ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल टाइप के न्यूमेरिकल है जो कि आप थोड़ा सोचोगे, थोड़ा ब्रेन को कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगले लेक्चर में जरूर मिलेगा। अगले लेक्चर में हम लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया, उसके साथ हम शुरू करेंगे। तो गाइस नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री की सीरीज जब तक खत्म नहीं होती तब तक मैं दम नहीं छोड़ने वाला, ना आपका पीछा छोड़ने वाला हूं, ना आप मेरा पीछा छोड़िएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।